नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं। सोचिए, एक देश जो कुछ दशक पहले तक साइकिलों का साम्राज्य कहलाता था, आज दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्माता कैसे बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की, इस हैरत अंगेज गजब की तरक्की की। आंकड़े देखें तो 2023 में चीन ने अकेले 30 मिलियन से ज़्यादा कारें बनाई। ये अमेरिका, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया, इन सब के कुल उत्पादन से भी ज्यादा है, जो करीब 29 मिलियन था। ये वाकई एक असाधारण बदलाव है, बिल्कुल चौंकाने वाला। खासकर तब जब हम ये ध्यान में रखते हैं कि चीन ने इस इंडस्ट्री में कई विकसित देशों के मुकाबले काफी देर से कदम रखा था। मतलब लगभग 20-30 साल बाद। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही पहेली समझना है कि भाई वो कौन सी रणनीतियां थीं, क्या फैसले थे जिन्होंने चीन को इस शिखर तक पहुंचाया। बिल्कुल। तो चलिए, हमें जो जानकारी मिली है उसके आधार पर चीन की इस ऑटोमोबाइल यात्रा के अंदरूनी पहलुओं को परत दर परत खोलते हैं। देखते हैं क्या है। जैसा कि शुरुआती दिनों की तस्वीर सामने आती है, 1980 के दशक में चीन सही में किंगडम ऑफ बाइसिकल्स था। सड़कों पर साइकिलें ही साइकिलें, और कार प्रति 1000 लोगों पर शायद ही किसी एक के पास होती थी। पैसेंजर कार का उत्पादन तो लगभग शून्य ही था। और आज की तस्वीर देखिए, बिल्कुल उलट। वैश्विक कार उत्पादन का लगभग 30% हिस्सा अकेले चीन संभाल रहा है। और तो और दुनिया की दिग्गज कंपनियां जैसे जनरल मोटर्स, मर्सिडीज बेंज, BMW, ये सब भी अपनी कुल गाड़ियों का 25% से ज्यादा चीन में ही बना रही हैं। ये रूपांतरण, मतलब ये बदलाव, अविश्वसनीय तेजी से हुआ है। तो सवाल उठता है कि यह सब शुरू कैसे हुआ, मतलब कहां से। जानकारी इशारा करती है कि 1980 में देंग शियाओपिंग के नेतृत्व में चीन ने अपने बाजार खोले और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को एक पिलर इंडस्ट्री, यानी कि मुख्य उद्योग बनाने का फैसला किया। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा फैसला था। शायद उस वक्त काफी विवादास्पद भी रहा होगा। उस समय चीन के नीति निर्माताओं में आप कह सकते हैं दो खेमे थे। एक था सावधान समूह, कॉशियस ग्रुप। उनका मानना था कि देश अभी तैयार नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, पेट्रोल सीमित है, तो कार आयात ही ठीक है। उन्हें डर था कि बड़े पैमाने पर उत्पादन से प्रदूषण बढ़ेगा, ट्रैफिक जाम होंगे, संसाधनों पर बोझ पड़ेगा। अच्छा, तो वो थोड़ा संभल कर चलना चाहते थे। और दूसरा खेमा? दूसरा था महत्वाकांक्षी समूह, एम्बिशियस ग्रुप। उनका मानना था कि अगर चीन को वैश्विक शक्ति बनना है तो ऑटो इंडस्ट्री पर पकड़ बनानी ही होगी। ये जरूरी है। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा बचेगी, बल्कि देश आत्मनिर्भर बनेगा और आर्थिक रूप से मजबूत भी होगा। तो फिर बात किसकी मानी गई? आखिर में महत्वाकांक्षी समूह की सोच जीती। 1984 में एक अहम बैठक हुई जिसमें राजनेता, अर्थशास्त्री, उद्योगपति सब शामिल थे। काफी विचार विमर्श हुआ और फिर 1986 में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को आधिकारिक तौर पर चीन की पिलर इंडस्ट्री घोषित कर दिया गया। लेकिन यही इंडस्ट्री क्यों? ऑटोमोटिव ही क्यों? इसमें ऐसा क्या खास था? जानकारी में कई वजह बताई गई हैं। हाँ, कई कारण थे। पहली वजह तो जियोपॉलिटिकल थी। देखिए, 1980s के दशक तक दुनिया के ज्यादातर बड़े देश किसी न किसी खास उद्योग में अपनी पहचान बना चुके थे। जैसे अमेरिका और सोवियत संघ रक्षा में, मध्य पूर्व तेल में, जापान इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना। ऑटोमोबाइल एक ऐसा बड़ा क्षेत्र था जहां अभी भी कोई एक देश पूरी तरह हावी नहीं था। तो चीन को यहां अपनी धाक जमाने का एक तरह से मौका दिखा। अच्छा, मतलब एक खाली मैदान जैसा दिखा उन्हें। और दूसरा कारण? दूसरा बड़ा कारण, इसे मदर इंडस्ट्री कहा गया, यानी एक ऐसी इंडस्ट्री जो अपने साथ कई और उद्योगों को खींचती है। आप सोचिए, स्टील, रबर, ग्लास, पेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और न जाने क्या क्या। साथ ही सड़कें बनेंगी, फ्यूल स्टेशन खुलेंगे, सर्विस सेंटर, लॉजिस्टिक्स, इन सब का विकास भी इससे जुड़ा था। और रोजगार के तो विशाल अवसर थे ही। बात तो सही है। एक इंडस्ट्री कईयों को साथ लेकर चलती है। और तीसरा कारण? तीसरा, उनके पास जो संसाधन थे। चीन के पास सस्ता श्रम था, जो कार बनाने जैसे काम के लिए बहुत जरूरी है। स्टील उत्पादन का आधार उनके पास पहले से मौजूद था। कोयला, एल्यूमिनियम, रबर जैसे जरूरी कच्चे माल भी उपलब्ध थे। और जमीन की भी कोई कमी नहीं थी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने के लिए। एक परफेक्ट मैच था उनके लिए। और एक चौथा कारण भी बताया गया है, शायद थोड़ा भावनात्मक, शक्ति और प्रतिष्ठा वाला। हाँ बिल्कुल, पावर एंड प्रेस्टीज। जैसे आज फाइटर जेट बनाना किसी देश की ताकत का प्रतीक है, उस दौर में अमेरिका, जर्मनी, जापान की पहचान उनके कार ब्रांड से भी होती थी। फोर्ड, GM, मर्सिडीज, टोयोटा। तो चीनी नेताओं को लगा
कि एक आधुनिक और शक्तिशाली देश कहलाने के लिए अपने मजबूत कार ब्रांड्स होना जरूरी है। ये एक स्टेटस सिंबल था। ठीक है, तो इंडस्ट्री चुन ली गई, लक्ष्य तय हो गया, पर चीन के पास न तो टेक्नोलॉजी थी, न आधुनिक फैक्ट्रियां और न ही कुशल कारीगर। तो फिर रास्ता कैसे निकला? यहीं पर आती है उनकी एक बेहद कारगर रणनीति, जॉइंट वेंचर्स। सही कहा ना? बिल्कुल सही, जॉइंट वेंचर्स। चीन ने विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ फैक्ट्री लगाने का न्योता दिया। लेकिन विदेशी कंपनियां क्यों आई चीन? मुख्य वजह थी, एक तो सस्ता श्रम और दूसरा एक अनदेखा विशाल बाजार। करोड़ों संभावित ग्राहक थे वहां। चीन की लोकेशन भी पश्चिमी कंपनियों के लिए आकर्षक थी। हाँ, ये भी कहा गया है कि भारत भी एक विकल्प हो सकता था, लेकिन उस समय यहाँ का लाइसेंस राज उसने व्यापार करना बहुत मुश्किल बना रखा था। अच्छा। तो कई कंपनियों ने चीन को तरजीह दी और 1984 में वॉल्क्सवैगन का शांघाई वॉल्क्सवैगन के साथ जॉइंट वेंचर इसका एक बड़ा उदाहरण बना। लेकिन यहाँ चीन ने, जैसा आपने कहा, बड़ा स्मार्ट खेल खेला। इसे बाजार के बदले तकनीक कहा गया है, मार्केट फॉर टेक्नोलॉजी। ये क्या था फंडा? हाँ, ये बहुत चालाकी भरा कदम था। देखिए, जब पश्चिमी देश चीन पर WTO में शामिल होने और अपना बाजार खोलने का दबाव बना रहे थे, चीन मान तो गया, पर एक शर्त रख दी। शर्त ये कि जो भी विदेशी ऑटो कंपनी चीन में आएगी, उसे अपनी टेक्नोलॉजी अपने चीनी पार्टनर के साथ साझा करनी होगी, पूरी तरह से, बिना किसी शर्त के। अच्छा, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्त? हाँ, बिल्कुल। अब फोर्ड और टोयोटा जैसी कुछ कंपनियां शुरू में हिचकिचाई भी, अपनी टेक्नोलॉजी कौन देना चाहेगा, लेकिन चीन का जो अरबों डॉलर का बाजार था, उसका लालच छोड़ना बहुत मुश्किल था। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि चीन को दुनिया की बेहतरीन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, इंजन डिजाइन, सेफ्टी फीचर्स, फ्यूल एफिशिएंसी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सब कुछ लगभग बैठे बिठाए मिल गया। उन्हें खुद खरबों डॉलर R&D पर खर्च नहीं करने पड़े। उनके इंजीनियरों और मजदूरों को इन विदेशी टीमों के साथ काम करके सीधी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिली, मानो उन्होंने दशकों की लर्निंग कुछ ही सालों में पूरी कर ली हो। कमाल था ये। और वो यही नहीं रुके, फिर एक और शर्त आई, लोकलाइजेशन की, स्थानीयकरण। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि विदेशी कंपनियों को सिर्फ चीन में कारें असेंबल ही नहीं करनी थी, बल्कि ज्यादातर पार्ट्स भी स्थानीय चीनी सप्लायर से ही खरीदने थे। अच्छा, पार्ट्स भी वहीं से? हाँ, वोक्सवैगन की संताना कार का उदाहरण दिया गया है। 1980 के दशक में उसका लोकलाइजेशन रेट करीब 60% था। वो 1995 तक बढ़कर 90% पर पहुंच गया। आप सोचिए, इंजन, गियर बॉक्स, इंटीरियर सब कुछ चीन में बनने लगा। तो इससे तो पूरी सप्लाई चेन ही चीन के हाथ में आ गई होगी? बिल्कुल। हजारों स्थानीय सप्लायर्स खड़े हो गए, लाखों नई नौकरियां पैदा हुईं। चीन ने पूरी वैल्यू चेन पर अपनी पकड़ बना ली। और फिर 2001 में चीन WTO में शामिल हो गया। वो भी एक बड़ा मोड़ रहा होगा। हाँ, वो एक और अहम पड़ाव था। उसके बाद तो जैसे लग्जरी ब्रांड्स की बाढ़ आ गई। रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, BMW, ये कारें चीन में खूब बिकी। यहाँ तक कि चीन एक समय रोल्स रॉयस का सबसे बड़ा बाजार बन गया था। कार मॉडल्स की संख्या जो 1990 में सिर्फ 6 थी, 2001 के बाद 90 के करीब पहुंच गई। और देखते ही देखते 2008 तक चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्माता और विक्रेता बन गया, और वो ताज आज तक उसी के पास है। अविश्वसनीय। मतलब तकनीक हासिल की, सप्लाई चेन बनाई, बाजार पर कब्जा किया। अद्भुत रणनीति। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब एंट्री होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EVs की। सामग्री बताती है कि चीन पेट्रोल कारों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता था। क्यों? इसके पीछे क्या वजह थी? हाँ, इसके पीछे मुख्य रूप से 2 बड़ी वजहें थीं। पहली, तेल का भारी आयात। चीन अपनी ज़रूरत का आप सोचिए सिर्फ 25% तेल ही खुद पैदा कर पाता है। बाकी 75% उसे बाहर से मंगाना पड़ता है, खासकर रूस और मध्य पूर्व से। अकेले 2024 में अनुमान है कि 320 बिलियन $320 बिलियन का कच्चा तेल आयात किया गया। ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, लगभग पाकिस्तान की पूरी GDP जितनी। ये चीन के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ है। और दूसरी वजह? दूसरी वजह लॉजिस्टिक्स और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी है। चीन का लगभग 80% तेल आयात एक बहुत ही संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है, मलाक्का स्ट्रेट। ये रास्ता भू राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील है।
अगर कभी तनाव बढ़ता है या ये रास्ता बंद होता है तो चीन की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। तेल का आयात एकदम से बहुत महंगा और मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो ये उनकी दुखती रग है। इसलिए ईवी एक समाधान के तौर पे सामने आया, तेल पर निर्भरता कम करो। लेकिन विश्लेषण एक और गहरी वजह की तरफ इशारा करता है, नियंत्रण, कंट्रोल। बिल्कुल सही। जैसे 20वीं सदी में कहा जाता था कि जिसने तेल पर नियंत्रण किया उसने दुनिया पर राज किया। शायद चीन 21वीं सदी की ऊर्जा यानी बैटरी टेक्नोलॉजी और उसके कच्चे माल पर नियंत्रण करके आगे रहना चाहता है। और इस दिशा में उन्होंने काम कैसे किया है? बहुत रणनीतिक तरीके से। देखिए, ईवीज के लिए सबसे जरूरी चीज है बैटरी, और बैटरी के लिए चाहिए खास खनिज, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ मेटल्स। चीन ने न सिर्फ इन खनिजों को दुनिया भर से हासिल करने पर जोर दिया, बल्कि उनकी प्रोसेसिंग पर भी लगभग एक अधिकार बना लिया है। एक अधिकार? कितना बड़ा एक अधिकार? आप अंदाजा लगाइए, दुनिया के 75% से ज्यादा लिथियम आयन बैटरी चीन में बनती हैं। और सिर्फ पूरी बैटरी ही नहीं, बैटरी के अंदर लगने वाले अहम हिस्से, कैथोड मटेरियल का 70% और एनोड मटेरियल का 85% प्रोडक्शन भी चीन में होता है। ग्रेफाइट, जो एनोड के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी 90% प्रोसेसिंग चीन करता है, भले ही वो कच्चा माल अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका से आया हो। बाप रे! इसका मतलब तो ये हुआ कि आज दुनिया की लगभग हर ईवी कंपनी, चाहे वो टेस्ला हो, फोल्क्सवैगन हो या भारत की टाटा मोटर्स, किसी न किसी तरह चीन पर निर्भर है। हाँ, काफी हद तक। बैटरी के लिए, उसमें लगने वाले मटेरियल के लिए, और यहाँ तक कि लेगेसी चिप्स, वो सामान्य चिप्स जो कार के बेसिक फंक्शंस जैसे एयरबैग, एबीएस, पावर विंडो वगैरह कंट्रोल करती हैं, उन पर भी चीन की मजबूत पकड़ है। जानकारी तो यहाँ तक कहती है कि चीन अगर चाहे तो किसी भी कंपोनेंट की सप्लाई नियंत्रित करके दुनिया भर में आर्टिफिशियल कमी पैदा कर सकता है, जैसा उन्होंने शायद 2020 में लेगेसी चिप्स के साथ करके एक झलक दिखाई भी थी, जिससे कई बड़ी कार कंपनियों को अपना उत्पादन रोकना पड़ा था। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। मतलब भविष्य की टेक्नोलॉजी की पूरी सप्लाई चेन पर इतनी गहरी पकड़, ये ड्रामा भी है। हाँ, ये उनकी दूरगामी रणनीति का हिस्सा लगता है। सप्लाई चेन पर नियंत्रण के साथ साथ चीन ने अपनी वैश्विक पहुंच और कच्चे माल तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक और बड़ा दांव खेला। 2013 में उन्होंने लॉन्च किया बेल्ट इन रोड इनिशिएटिव, BRI। हाँ, BRI के बारे में तो काफी सुना है। ऊपरी तौर पर तो ये विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रोजेक्ट लगता है, हाईवे, रेलवे, पोर्ट। हाँ, ऊपरी तौर पे तो यही है, एक विशाल परियोजना। लेकिन क्या ये सिर्फ मदद और विकास के लिए है, या इसके पीछे कोई और मकसद भी है? विश्लेषण तो इसे एक सोची समझी जियोपॉलिटिकल रणनीति बता रहा है। देखिए, दुनिया को दिखाने के लिए ये विकास की परियोजना है, लेकिन इसके गहरे रणनीतिक मायने हैं, इसमें कोई शक नहीं। BRI के जरिए चीन अपना आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक प्रभाव बढ़ा रहा है। जिन देशों में चीन भारी निवेश करता है, जाहिर है वहां की सरकारों पर उसका असर बढ़ता है। वो देश चीन को एक मददगार साथी के तौर पर देखने लगते हैं। इससे चीन को डिप्लोमैटिक बढ़त मिलती है, संयुक्त राष्ट्र वगैरह में वोट हासिल करने में मदद मिलती है। और फिर व्यापार में भी फायदा मिलता होगा। निश्चित रूप से। एक बार जब किसी देश से अच्छे राजनीतिक संबंध बन जाते हैं तो वहां अपने उत्पाद बेचना आसान हो जाता है। कई बार तो उन देशों को, आप कह सकते हैं एहसान के तौर पर, या चीन से अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए उसके उत्पाद खरीदने पड़ते हैं। व्यापार समझौते आसान हो जाते हैं, आयात शुल्क कम हो सकता है, मतलब कई फायदे हैं। इस जानकारी में एक दिलचस्प बात और सामने आई है कि चीन BRI प्रोजेक्ट्स में शर्तें कैसे लगाता है। जैसे निर्माण सिर्फ चीनी कंपनियां करेंगी, माल और मशीनें चीन से आएंगी, ज्यादातर कर्मचारी चीनी होंगे और लोन भी चीनी बैंक देंगे। हाँ, ये एक पैटर्न देखा गया है। मतलब पैसा घूम फिर कर चीन की अर्थव्यवस्था में ही वापस चला जाता है, और वो देश अक्सर कर्ज के भारी बोझ तले दब जाता है, जिसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी कहा गया है। और ऑटो इंडस्ट्री के लिहाज से BRI का क्या रोल रहा? ऑटो इंडस्ट्री के लिहाज से देखें तो BRI का इस्तेमाल सीधे सीधे कच्चे माल के स्रोतों पर कब्जा करने के लिए किया गया है। चीन ज्यादातर उन्हीं देशों में BRI के तहत निवेश कर रहा है जहां EV बैटरी के लिए जरूरी खनिज मिलते हैं। जैसे इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा निकल उत्पादक है। चीन ने वहां $9 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है, और आज इंडोनेशिया का 95% निकल एक्सपोर्ट सिर्फ चीन को ही होता है। अच्छा, और वो सिर्फ कच्चा माल ही नहीं ले रहे, वहीं फैक्ट्री भी लगा रहे हैं। बिल्कुल, यही तो उनकी स्मार्टनेस है। चीन ने इंडोनेशिया में ही बैटरी फैक्ट्रियां लगा दी हैं।
अब वो कच्चा निकल ढो के चीन आने के बजाय वहीं उसे प्रोसेस करके बैटरी कंपोनेंट या पूरी बैटरी बना के चीन लाते हैं या सीधे दुनिया के दूसरे देशों को बेचते हैं। इससे लागत और कम हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है। और यही कहानी लिथियम ट्रायंगल अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली में दोहराई जा रही है, जहां दुनिया का करीब 60% लिथियम है। वहां भी चीन ने अरबों डॉलर का निवेश करके माइनिंग से लेकर बैटरी प्रोडक्शन तक अपनी पकड़ बना ली है। तो पूरी तस्वीर ये बनती है कि BRI के जरिए कच्चा माल सस्ते में हासिल करो, अपनी फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर उत्पादन करके लागत घटाओ और फिर ऊपर से सरकारी सब्सिडी का सहारा लेकर अपनी कारें दुनिया भर में अविश्वसनीय रूप से सस्ते दामों पर बेचो। हाँ, जानकारी तो यहाँ तक कहती है कि कई बार सेलिंग प्राइस बनाने के लागत से भी कम होती है। मकसद फिलहाल शायद मुनाफा कमाना उतना नहीं है जितना कि वैश्विक बाजार पर पूरी तरह छा जाना है, मार्केट कैप्चर। अब जब हम चीन की सफलता की कहानी देख रहे हैं तो एक तुलना भारत से भी की गई है, ये समझने के लिए कि क्या अलग रहा। ये किसी को कमतर दिखाने के लिए नहीं है, बस रणनीतिक अंतरों को समझने के लिए। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने पैसेंजर कार बनाना चीन से पहले शुरू किया था। 1980 में भारत करीब 30,000 कारें बना रहा था, जबकि चीन लगभग 0 पर था। WTO भी भारत ने चीन से 6 साल पहले ज्वाइन किया, 1995 में। फिर भी भारत इस रेस में पीछे क्यों रह गया? हाँ, ये एक अहम सवाल है और इसके कई कारण बताए गए हैं। पहला, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का अंतर। चीन का जो एकदलीय शासन है वो तेजी से फैसले लेने और उन्हें सख्ती से लागू करने में कामयाब रहा है। वहां नेताओं पर हर 5 साल में चुनाव जीतने का दबाव नहीं होता, इसलिए वो लंबी अवधि की योजनाएं बना सकते हैं और उन पर टिके रह सकते हैं। जबकि भारत में खासकर 1991 से पहले लाइसेंस राज था। उसने व्यापार करना, खासकर विदेशी निवेश लाना बहुत मुश्किल बना रखा था। हाँ, लाइसेंस राज की मुश्किलें तो जग जाहिर हैं। हर कदम पर सरकारी मंजूरी चाहिए, उत्पादन की सीमाएं तय थीं, नए मॉडल लाने में रुकावटें, इन सब ने विदेशी कंपनियों को हतोत्साहित किया। 1991 में उदारीकरण हुआ, लेकिन तब तक क्या देर हो चुकी थी? शायद कुछ हद तक, क्योंकि चीन उस मौके का फायदा उठाकर तेजी से आगे बढ़ चुका था। आंकड़े देखें तो 1993 से 2004 के बीच चीन की ऑटो इंडस्ट्री सालाना लगभग 10% की दर से बढ़ी, जबकि भारत की सिर्फ 3%। 2004 तक आते आते भारत जहां 8.5 लाख कारें बना रहा था, चीन 57 लाख कारें बना चुका था, लगभग 7 गुना ज्यादा। बहुत बड़ा फर्क। और दूसरा बड़ा अंतर क्या रहा? दूसरा बड़ा अंतर था स्किल डेवलपमेंट पर फोकस। चीन ने बहुत पहले समझ लिया था कि सिर्फ फैक्ट्रियां और मशीनें काफी नहीं हैं, उन्हें चलाने के लिए कुशल लोग भी चाहिए। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया, ऑटो इंडस्ट्री के लिए खास ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए, विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिलवाई। 1990 के दशक में ही टेक्निकल कॉलेजों को इंडस्ट्री से जोड़ा गया ताकि छात्र थ्योरी के साथ साथ फैक्ट्री में काम करना भी सीखें। अच्छा, तो इसके दोहरे फायदे हुए होंगे। एक तो इंडस्ट्री को स्किल्ड लोग मिले। बिल्कुल, इंडस्ट्री को स्किल्ड वर्कफोर्स मिला, जिससे उत्पादकता और क्वालिटी बढ़ी। और दूसरा, लोगों की आमदनी बढ़ी। जब लोगों के पास पैसा आया तो उन्होंने कारें खरीदना शुरू किया। इससे घरेलू मांग में जबरदस्त उछाल आया। 2000 में चीन में जहां 16 मिलियन कार मालिक थे, 2006 तक ये संख्या 49 मिलियन हो गई। आप सोचिए, 6 साल में तिगुनी। कमाल है। और फिर एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट का जिक्र है, कैटफिश इफेक्ट। ये क्या चीज है? हाँ, ये एक मजेदार कॉन्सेप्ट है, कैटफिश इफेक्ट। कहानी ये है कि जब 2013-14 के आसपास टेस्ला ने चीन के बाजार में एंट्री ली, तो एलॉन मस्क का इरादा शायद चीनी ईवी मार्केट पर छा जाना था। उस समय चीन की जो लोकल ईवी कंपनियां थीं, जैसे BYD, XPeng, NIO, वो फीचर्स और टेक्नोलॉजी में टेस्ला से काफी पीछे थीं। लेकिन टेस्ला का आना इन लोकल कंपनियों के लिए एक तरह का वेकअप कॉल साबित हुआ। उन्हें लगा कि अरे भाई, अगर इस बड़ी मछली टेस्ला से मुकाबला करना है और टिके रहना है तो हमें खुद को तेजी से बेहतर बनाना होगा। अच्छा, तो कंपटीशन से उन्हें प्रेरणा मिली? बिल्कुल, और उन्होंने कर दिखाया। एक पुराना क्लिप भी है 2011 का, जहां इलॉन मस्क एक इंटरव्यू में BYD का मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, डिज़ाइन अच्छा नहीं है। लेकिन आज वही BYD सेल्स में टेस्ला को कड़ी टक्कर दे रही है, कुछ मामलों में तो आगे भी निकल गई है। चीनी कंपनियों ने डिज़ाइन, बैटरी, सॉफ्टवेयर, हर चीज़ में ज़बरदस्त सुधार किया।
उनका ईवी मार्केट शेयर जो 2010 में 10% के करीब था, 2024 तक 26% से ज़्यादा हो गया। यही है कैटफिश इफेक्ट। एक ताकतवर प्रतिद्वंदी के आने से बाकी खिलाड़ी भी बेहतर प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाते हैं। वाह, ये तो बढ़िया उदाहरण है। तो अब भविष्य क्या दिख रहा है, आगे क्या? देखिए, विश्लेषण बताता है कि चीन में आज लगभग 129 ईवी कंपनियां हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन जानकारों का मानना है कि 2030 तक इनमें से शायद 15 के आसपास ही बचेंगी। वहां एक जबरदस्त प्राइस वॉर छिड़ा हुआ है, गला काट प्रतिस्पर्धा। हर कोई सस्ते में ईवी बेचने की होड़ में लगा है। सिर्फ BYD और ली ऑटो जैसे कुछ बड़े खिलाड़ी ही मुनाफा कमा पा रहे हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्शन स्केल बहुत बड़ा है और ग्राहक आधार मजबूत है। मतलब कई छोटी कंपनियां वो बंद हो सकती हैं? हाँ, ऐसी आशंका है। कंसोलिडेशन होगा, कई कंपनियों की कारें बिक नहीं रही हैं, उनकी फैक्ट्रियां आधी क्षमता पर चल रही हैं, नुकसान हो रहा है। यह दिखाता है कि इस तरह के गलाकाट प्रतिस्पर्धा में छोटे खिलाड़ी अक्सर टिक नहीं पाते। अंत में शायद कुछ ही मजबूत कंपनियां बचेंगी, बाकी या तो बंद हो जाएंगी या किसी बड़ी कंपनी में मिल जाएंगी। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन सस्ते दामों के बल पर अपना वैश्विक दबदबा और बढ़ाएगा, या फिर ये बढ़ते घाटे और कम मुनाफे के वजह से उसकी रफ्तार कुछ थमेगी? ये देखना होगा। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि चीन की इस ऑटोमोबाइल बादशाहत के पीछे कोई एक जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि कई रणनीतियों का एक बहुत सोचा समझा एक जटिल ताना बाना है। दूरगामी सरकारी नीतियां, विदेशी तकनीक का चतुराई से अधिग्रहण, पूरी सप्लाई चेन पर मजबूत पकड़, कच्चे माल के लिए जियोपॉलिटिक्स का इस्तेमाल और घरेलू बाजार के साथ साथ दुनिया भर में विस्तार पर जोर, ये सब कुछ शामिल है। हाँ, ये कहानी सिर्फ एक इंडस्ट्री की नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे एक देश, अगर उसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो, स्पष्ट विजन हो और सही रणनीतियां हो, तो वो देर से शुरुआत करने के बावजूद दुनिया पर छा सकता है। ये औद्योगिक नीति, संसाधन नियंत्रण और भू राजनीति, इन सब के गठजोड़ से वैश्विक प्रभुत्व हासिल करने का एक शक्तिशाली मॉडल पेश करती है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि क्या ये एकीकृत रणनीति जिसे चीन ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतनी कामयाबी से लागू किया, क्या ये भविष्य में सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस या बायोटेक जैसे दूसरे अहम वैश्विक उद्योगों में भी दोहराई जा सकती है? और दुनिया के बाकी देश, खासकर भारत जैसे विकासशील देश, इस तरह की रणनीतिक चुनौती का सामना करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? सोचने वाली बात है। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।